हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ये थर्ड ईयर की क्लासेस में लास्ट वीडियो में चैप्टर 19 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 19 बाजार और उसका वर्गीकरण, और आज हमारा ये पार्ट 2 है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बाज़ार क्या होता है, बाज़ार की क्या विशेषताएँ होती है और बाज़ार और कितने तरह के हो सकते हैं, यानी कि हम उसका वर्गीकरण अलग अलग आधार पर पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने स्थान के आधार पर पढ़ा, कार्य के आधार पर पढ़ा, समय के आधार पर पढ़ा और वस्तु की मात्रा के आधार पर भी बाज़ार का वर्गीकरण पढ़ा है। उसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन सब यानी कि इन आधार के अलावा और कौन कौन से मार्केट हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जो मेले वगैरह लगते हैं, मेले या जो प्रदर्शनियाँ वगैरह लगती हैं, लेकिन जो मेले और प्रदर्शनियाँ वगैरह लगती हैं इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ सामान की बिक्री होती है, यानी कि वहाँ पे खरीदने वाला क्रेता और बेचने वाला विक्रेता दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक तरीके का मार्केट है। तो बाज़ार के जो अन्य वर्गीकरण आते हैं उसमें मेले प्रदर्शनियाँ वगैरह आएगी, और जैसे होते हैं जो हाट मार्केट लगते हैं, हाट बाज़ार जो हर कुछ ना कुछ 10 से 15 दिनों के अंदर लगते रहते हैं। और जैसे मार्केट होते हैं सुपर मार्केट, सुपर बाज़ार, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ वगैरह होती है वहाँ पे ये सुपर मार्केट प्रेजेंट होता है, यानी कि जहाँ पे हर सामान एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाता है। फिर इनके अलावा और मार्केट होता है, जैसे कभी कभी सेल वगैरह लगते हैं, है ना, तो वो सेल भी इसी तरह, वो भी एक तरीके का बाज़ार ही है, लेकिन वो कैसे लगता है, इनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, यानी कि ये किसी स्थान को देख कर नहीं लगते, तो इसे स्थान के आधार पर ऐड नहीं किया जा सकता, यानी कि यह किसी पर्टिकुलर समय पर नहीं लगते, यानी कि कभी भी हो सकते हैं, है ना। तो इनको कार्य के आधार पर भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो इन और बाज़ार होते हैं जैसे सुपरमार्केट हो गया, जैसे मेले प्रदर्शनियाँ वगैरह हो गई, और होते हैं कोऑपरेटिव मार्केट, यानी जो सहकारी बाज़ार होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी कि जो उचित मूल्य की दुकानें वगैरह होती है, कोऑपरेटिव वगैरह होते हैं, वो सारे मार्केट क्या होंगे, बाज़ार के अन्य टाइप्स होंगे, जो कि किसी भी पर्टिकुलर आधार के आधार पर उन्हें डिवाइड नहीं किया गया, यानी कि उन्हें किसी अन्य आधार में इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये सारे अलग से मार्केट होते हैं, जैसे मेले, हाट, सुपर बाज़ार, सेल और सहकारी बाज़ार। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि बाज़ार को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, यानी कि किनके द्वारा बाज़ार बढ़ेंगे, बाज़ार में कमी आएगी, खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी, बेचने वालों का जो भी सामान वगैरह वो अधिक बिकेगा। इसके लिए उनको कौन प्रभावित करेगा, कारक, यानी कि फैक्टर्स। अब ये जो फैक्टर है इसमें सबसे पहला फैक्टर आएगा बेच क्या रहे, बाज़ार होने के लिए वस्तु का होना आवश्यक है, यानी कि वस्तु की क्वांटिटी कैसी है, वस्तु की क्वालिटी कैसी है, वस्तु का गुण और क्वालिटी, यानी कि अगर वस्तुओं की क्वालिटी अधिक अच्छी है, यानी कि वह अधिक समय तक उपयोग आ सकती है, तो उस वस्तु को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो क्या होगा, उसका जो मार्केट है, तो उस दुकानदार की बिक्री भी अधिक होगी। तो इसके लिए बाज़ार में वस्तु का क्वालिटी भी डिपेंड करती है। फिर उसके बाद है उस वस्तु का विविध उपयोग, यानी कि वह उस वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक बार यूज़ होने के बाद वह वस्तु कहीं काम पे ना आए, काम नहीं आ पाए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हम जो भी व्यक्ति है, आम जनता है, वो वही सामान खरीदेगी जिसका यूज़ अधिक से अधिक हो। ऐसा नहीं हो कि अगर एक बार यूज़ आ जाए उसके बाद उसका उपयोग नहीं कर पाए, तो लोग ऐसी वस्तुओं को खरीदना अवॉइड करते हैं, यानी कि लोग उस वस्तुओं को खरीदते हैं जिसका वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, यानी कि एक बार पैसे खर्च करने के बाद लंबे समय तक उसका यूज़ कर सके, यानी कि वह विविध उपयोगी होनी चाहिए और भी अधिक कार्यों में। फिर उसके बाद है जो अगला कारक होता है जिसके द्वारा फैक्टर इफेक्ट होता है, टिकाऊपन, यानी कि वस्तु कैसी होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक चलनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि श्रेणीकरण तथा प्रमाणीकरण। इसका अर्थ होता है, श्रेणीकरण तथा प्रमाणीकरण का अर्थ होता है सुटेबिलिटी बाय ग्रेडिंग एंड सैम्पलिंग, यानी कि इसका ग्रेड अच्छा होना चाहिए वस्तु का और सैंपल भी ठीक होना चाहिए, यानी कि इसकी ग्रेडिंग और सैम्पलिंग ठीक होनी चाहिए।
और बाज़ार कैसे बढ़ेगा? बाज़ार को बढ़ने के लिए कि वस्तु की मांग भी होनी चाहिए, यानी कि उस वस्तु को अगर कोई वस्तु की ज़्यादा डिमांड है तो वह वस्तु मार्केट में ज़्यादा चलेगी। अगर वह ज़्यादा चलेगी तो दुकानदार और अधिक मार्केट उसका बनाएगा, यानी कि और सामान उसको मंगवाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से होगी और वो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए कि उस वस्तु की डिमांड होनी चाहिए। तो और अगला पॉइंट हो जाएगा कि अगर वस्तु की डिमांड ही नहीं होगी, वस्तु की मांग, यानी कि वस्तु बाज़ार के लिए, बाज़ार को कौन यानी कि बाज़ार को कम और ज़्यादा क्या करेगा? वस्तु की मांग करेगी कि वस्तु किस तरीके से। फिर उसके बाद है कि पहचानने की योग्य और संज्ञेयता, यानी कि जिन वस्तुओं के गुणों और किस्मतों क्रेता जितनी अधिक आसानी, सरलता, सुगमता से पहचान लेते हैं, बाजार उतना ही विस्तृत होता है। यानी कि क्या होता है, कभी कभी अगर व्यक्ति को नॉलेज नहीं होती कि कौन सा सामान लेना है, एक चीज़ की हज़ारों वैरायटी आती है, लेकिन उन वैरायटियों में से सूटेबल कौन है, सबसे बेस्ट कौन है, कौन हेल्थ के लिए उपयोगी है और कौन हमारे लाइफ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, उन चीज़ों की परख करने वाला होना चाहिए। यानी कि जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा वह तब तक वो बाज़ार नहीं चलेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? वस्तु को पहचानने की योग्यता, यानी कि बाज़ार होने के लिए वस्तु को पहचानने की योग्यता होना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो बाज़ार को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, इनके अलावा और कौन से होते? देश के आंतरिक दशाएं भी होती है, यानी कि ये सब तो होंगे ही। ये सब तो क्या होता है? सिर्फ बाज़ार की वस्तुएं, क्रेता और विक्रेता, उन सब के द्वारा कौन सा फैक्टर मार्केट को इफेक्ट करेंगे, ये सब तो आई। अब इनके अलावा और कौन से होंगे? इनके अलावा देश की जो स्थिति होती है, यानी कि देश की जो रियल कंडीशन होती है, वो भी इफेक्ट करेगी। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि देश की दशाएं कैसी होनी चाहिए। ये सब तो थी, ये सब कारक थे कि उस वस्तु बाज़ार में बेचने वाला विक्रेता, खरीदने वाला क्रेता, इन सब के द्वारा बाज़ार पे क्या इफेक्ट होगा। अब हम देखेंगे कि देश के कारण, यानी देश की स्थिति के कारण, यानी कि देश की आंतरिक स्थिति। अब देश की आंतरिक स्थिति के कारण बाजार किस तरीके से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले है कि बाजार तभी प्रभावित होगा जब देश में शांति, सुरक्षा और अच्छा शासन होगा। यानी कि क्या होना चाहिए? शांति, सुरक्षा होनी चाहिए और सुशासन, यानी कि मार्केट उसी देश में ज़्यादा चलेंगे जहाँ पे शांतिपूर्वक लोग रहे, शांति से व्यापार हो सके, सुरक्षा मिल सके, लोगों को लूटपाट वगैरह ना हो, सुशासन हो, यानी कि वहाँ की जो सरकार है वो ठीक होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो देश दूसरा कारक इफेक्ट करता है वो है देश में कर्मठ, कुशल, ईमानदार व्यापारी होने चाहिए। यानी कि ईमानदार व्यापारी होने चाहिए, बेईमानी ना करे, अपने कार्य के प्रति कर्मठ होने चाहिए, यानी कि काम करने की लगन होनी चाहिए, और कुशल होने चाहिए, यानी कि बहुत चतुर होने चाहिए, अपने जो भी काम कर रहे हैं, यानी जिस भी चीज़ का वो लोग व्यापार करें उस कार्य में निपुण होने चाहिए, उस वस्तु के प्रति उन्हें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो अगला कारक है वो है सरकार की नीति, यानी जो सरकार की नीतियाँ होती है, सरकार अलग अलग जैसे टैक्स वगैरह लगाती है, वो भी कैसे होने चाहिए? उस व्यापारियों और देश के लोगों के लिए सूटेबल होने चाहिए। फिर इसके बाद जो अगला कारक है वो है मुद्रा, बैंकिंग और साख प्रणाली, यानी कि वहाँ की जो किसी भी देश की जो करेंसी वगैरह होती है, मुद्रा, उसका जो बैंकिंग सिस्टम होता है जिससे आसानी से वो व्यापार कर सके, व्यापार में यूज़ ला सके, वो किस तरीके से होना चाहिए? वो भी सूटेबल होना चाहिए। अगला कारक है यातायात और संचार साधनों का विकास। अब कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे रह के व्यापार करें, जैसे हमने स्थानीय बाजार सुना था वो एक ही जगह पे रह के था, लेकिन जब हम प्रांतीय बाजार की बात करते हैं या फिर जब हम राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं उसमें क्या होता है, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार करता है। तो इसमें क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने के लिए उन्हें सामान कैसे ले जाएंगे? वो लोग यातायात के द्वारा लेके जाएंगे। तो उनके पास कैसे सुविधा होनी चाहिए? यातायात के साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि वो आसानी से अपने सामान को, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके, यानी कि यातायात साधनों का विकास होना चाहिए।
यातायात साधनों का विकास होना। फिर उसके बाद जो अगला कारक है वो है करों की प्रकृति और मात्रा, यानी कि जो भी टैक्स वगैरह लगता है किसी भी कंट्री में वो कैसे होना चाहिए, नेचर एंड अमाउंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो टैक्स लग रहे हैं उनका नेचर, उनका अमाउंट भी सूटेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि व्यापार की वैज्ञानिक विधि, यानी कि आजकल जो व्यापार कर रहे लोग उसको टेक्निकली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी व्यापार है उनको ऑनलाइन मोड कर दिया लोगों ने। तो इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग वैज्ञानिक विधि अपना रहे हैं, यानी कि जो पुरानी सदियों से चली आ रही विधि है उसको ना अपनाकर लोग आजकल मॉडर्न हो रहे हैं, जिससे कि उनके व्यापार में आसानी हो जाए, आसान हो जाए व्यापार करना। एक जगह से दूसरी जगह तक अगर जाना हो तो उन्हें बहुत कम, जैसे कि अगर आजकल जो मनी और बैंकिंग की व्यवस्था हो गई है, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होते हैं, इससे क्या होता है उनको व्यापार करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक विधियाँ अपनानी चाहिए, यानी कि व्यापार में उन्हें नई नई विधियों को अपनाना चाहिए, व्यापार में नई नई विधियों का प्रयोग। ठीक है, तो ये कारक कौन से थे, देश की आंतरिक स्थिति, यानी कि जो पहले देखे थे हमने वो थे वस्तु, सिर्फ बाजार, बेचने वाला खरीदने वाला, यानी कि उनके द्वारा बाजार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये कि उस देश की स्थिति क्या इफेक्ट करती है बाजार पे। इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था बाजार और इसका वर्गीकरण ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में देखेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।